सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड्स हम बीटीसी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के कोर्स की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक सीरीज़ शुरू की थी अति लघु यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन वाली। तो उसमें फ्रेंड्स हम दो सब्जेक्ट पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, एक सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन और दूसरा मैथ। अगर फ्रेंड्स आपने दोनों ही नहीं देखे हैं तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने पिछला वीडियो जो हमने मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैथ के बताए थे, अगर वो नहीं देखा है तो साइड में जो आई बटन है इस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं साइंस के जो है फ्रेंड्स 200 से ज़्यादा क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन या कह सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये 200 बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, तो इसलिए जो है हम इनको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में जो है फ्रेंड्स हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे और दूसरे वाले पार्ट में जो है बाकी बचे यानी कि 100 से ज़्यादा हैं क्वेश्चन, लगभग वो 135 क्वेश्चन और हैं। तो टोटल जो है हमारे पास 235 क्वेश्चन जो है दो पार्ट में हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अति लघु का है कि सुपरनोवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स अभिनव तारा के नाम से। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स मंगलयान का अन्य नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मंगलयान मंगल ग्रह की कक्षा में कब पहुंचा था? तो ये फ्रेंड्स पहुंचा था 24 सितंबर सन 2014 में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 19 अप्रैल सन 1975 में। अगला प्रश्न है कि बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 60 से 80%। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे कैसे बढ़ते हैं? तो फ्रेंड्स जो नाइट्रोजन उर्वरक होता है इसके कारण जो पौधों की बढ़ने की गति होती है उसमें काफ़ी तीव्रता आ जाती है। तो जो पौधे बढ़ते हैं वो अति शीघ्र गति से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कीटनाशक कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स कीटनाशक जो है वो विष युक्त यानी कि उसमें विष होता है, इसीलिए तो वो कीटों को मारते हैं। अगला प्रश्न है फसल कितने प्रकार की होती है? फ्रेंड्स फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। और फ्रेंड्स इन तीनों ही फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं इस पर जो है हम ऑलरेडी जीके ट्रिक की बात कर चुके हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया भी था कि आप इनको कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन है फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स इस पर भी जो है हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसमें फसल चक्रण के जो सिद्धांत थे उनके बारे में हमने बताया था। वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी जो है आप ज़रूर देखिए, वो साइंस वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स किसी खेत में एक निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की जो क्रिया है जिससे कि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो नष्ट ना होने पाए, इसी को है फसल चक्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि कार्य होने के लिए क्या आवश्यक है? तो फ्रेंड्स कार्य होने के लिए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन दोनों ही आवश्यक हैं। फ्रेंड्स इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है W बराबर F/S। ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है आपके अति लघु में आने के चांसेस ज़रूर हैं। यहाँ पर जो फ्रेंड्स F है वो ये बल है और जो ये S है ये उसी दिशा में होने वाला जो विस्थापन है। और फ्रेंड्स इसी के साथ अगर जो विस्थापन है वो किसी एंगल पर हो रहा है यानी कि कोई थीटा कोण भी दे रखा है तो जो F/S है उसके साथ साथ जो है वो कॉस थीटा भी जुड़ जाएगा। और यहाँ पर जो थीटा है इसकी जगह जो है वही हम मान रख देंगे जो हमारा एंगल में दिया होगा। इससे रिलेटेड फ्रेंड्स अभी आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें हम आपको भी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कार्य कैसी राशि है? तो फ्रेंड्स कार्य जो है वो एक अदिश राशि है। अदिश राशि फ्रेंड्स किसको कहते हैं? जिसमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई वर्क हो रहा है तो हम उसमें ये नहीं कहते हैं कि ये कार्य जो है वो इस दिशा में हो रहा है। तो यही जो है फ्रेंड्स अदिश राशि में होता है। अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स MKS पद्धति में जो कार्य का मात्रक है वो क्या होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स जूल। और इसके अलावा इसका मात्रक जो है वो न्यूटन मीटर भी होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य जो है वो शून्य कब होता है? तो फ्रेंड जब विस्थापन
बल की दिशा के लंबवत हो। वृत्ताकार गति में कार्य जो है वो शून्य होता है। अब फ्रेंड्स हम इसको समझते हैं कि ये कैसे होगा। जो हमने फ्रेंड्स अभी फॉर्मूला पढ़ा उसमें क्या हमने पढ़ा कि W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कार्य शून्य कब होगा, तो जब फ्रेंड्स कार्य तब शून्य होता है जो विस्थापन यानी कि जो S है वो जो है बल की दिशा के लंबवत हो। यानी लंबवत मतलब फ्रेंड्स जब परपेंडिकुलर होगा तो जो कोण होगा वो हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। यानी इस थीटा की जगह जो है हम 90 डिग्री रख देंगे तो हमारा मान हो जाएगा फ्रेंड्स F इंटू एस कॉस 90 डिग्री। अब फ्रेंड्स कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0। यानी ये टोटल का मान जो है वो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स जो कार्य है वो हमारा शून्य हो जाएगा। इसको जो है आप फॉर्मूले के थ्रू सिद्ध भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स थ्योरी के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स कोई वस्तु दे रखी है, इस वस्तु पे अगर हम बल लगाएं तो क्या होगा, ये अपनी जगह से जो है खिसक के पीछे चली जाएगी। तो फ्रेंड्स जो जगह से खिसक रही है यही होता है विस्थापन। तो हम जो भी फ्रेंड्स इस पर बल लगा रहे हैं तो वो जो है इसी की एकदम सीधाई में लग रहा है। यानी कि जो लग रहा है वो एकदम सीधे में लग रहा है। तो इस समय जो कोण है वो 0 डिग्री है। यानी कि जो कार्य है वो फुल हो रहा है। परंतु फ्रेंड्स अगर यहीं पर जो है ये दीवार है, अब हम इस पर अगर बल लगाएंगे तो क्या ये दीवार पीछे खिसकेगी? नहीं। तो इस पर जो लगाया गया बल होता है वो इसकी सीधाई में ना जाके इसके ऊपरी वाली भाग में यानी ऊपर की ओर जाने लगता है। तो जो दीवार है वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलती डुलती नहीं है। तो जब आप देख रहे हैं ये जो है ऊपर की ओर जा रहा है तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना हो रहा है फ्रेंड्स 90 डिग्री। तो यही 90 डिग्री से जो है ये कार्य जो है वो शून्य आया है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि किन दशाओं में किसी पिंड पर बल लगाने पर बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो फ्रेंड्स पिंड का जो विस्थापन शून्य हो अथवा जो बल है वो पिंड की गति के लंबवत हो, जैसा कि अभी हमने ऊपर समझ भी लिया। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि शून्य कार्य के लिए बल तथा विस्थापन की दिशाओं के बीच कितना कोण होना चाहिए। तो शून्य कार्य के लिए फ्रेंड्स हमने अभी बताया कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जो ऊर्जा है वो अदिश राशि है अथवा सदिश राशि है। तो फ्रेंड्स ये एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है वो हम आपको बता चुके हैं अभी। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। इसके साथ साथ कार्य का मात्रक है वो भी फ्रेंड्स जूल होता है। तो दोनों ही जो है फ्रेंड्स सेम है, आप इसको लेकर कंफ्यूज ना होइएगा। अगला प्रश्न है कि कार्य तथा सामर्थ्य में क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स कार्य जो है वो सामर्थ्य गुणे समय के बराबर होता है। यानी कि W बराबर P इंटू टी। अगला प्रश्न है कि MKS पद्धति में सामर्थ्य का मात्रक लिखिए। तो फ्रेंड्स सामर्थ्य होता है क्या ये भी जानना जरूरी है। मतलब किसी भी कार्य करने की जो क्षमता होती है फ्रेंड्स उसी को हम सामर्थ्य कहते हैं। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट अथवा जूल प्रति सेकेंड। तो आप इसमें से कोई भी एक याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम वाट है, वाट को लेकर समझे तो यदि आपके घर में कोई भी प्रकार का बल्ब लगा होता है वैद्युत बल्ब, तो उस पर वाट लिखा रहता है कि ये 7 वाट का, एक 10 वाट का या 15 वाट का बल्ब है। तो वो जो वाट लिखा रहता है वो उस बल्ब की सामर्थ्य को दर्शाता है कि इस बल्ब की सामर्थ्य जो है वो 12 वाट की है। तो फ्रेंड्स इसी सामर्थ्य को जो है आप उस बल्ब से जोड़कर इसका जो मात्रक वाट है उसको याद रख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि अधिकतम कार्य के लिए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड जब अधिकतम कार्य की बात की जा रही है तो हमने बताया था अगर आप किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं और जितना भी कार्य अगर वो आप फुल चाहते हैं तो जो एंगल होना चाहिए वो होना चाहिए एकदम सिधाई पे, और सिधाई पे एंगल जो है वो 0 डिग्री होता है। और अगर आप चाहते हैं कार्य बिल्कुल ना हो तो जो लगाया गया बल है वो ऊपर की ओर हो जाए तो जो एंगल होना चाहिए तो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारा पूछा गया कि बल एवं विस्थापन के बीच कितना कोण होना चाहिए, तो फ्रेंड्स शून्य कोण होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है। तो ये होती है फ्रेंड 0.05 से 0.10 अश्व सामर्थ्य। अगला प्रश्न है कि वाट तथा किलोवाट घंटा किन भौतिक राशियों के मात्रक हैं। तो वाट तो फ्रेंड्स हमने अभी बताया कि सामर्थ्य का मात्रक है, और कैसे है कि जो बल्ब है उस पर वाट लिखा ही रहता है कि वो इतने वाट का है, तो वो उसकी सामर्थ्य यानी कि उसकी इतनी क्षमता को दर्शाता है। यानी कि जो वाट मात्रक है वो है सामर्थ्य का। अब याद करते हैं फ्रेंड्स किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है फ्रेंड्स वो ऊर्जा का मात्रक है। तो इसको आप समझिए कि ये ऊर्जा का मात्रक कैसे है। फ्रेंड्स आपके घर में जो है वो कनेक्शन बिजली का ज़रूर होगा, उसमें
इसमें जो है कहीं ना कहीं आपके यहाँ या तो 1 किलोवाट कनेक्शन होगा, 2 किलोवाट या 3 किलोवाट या उससे भी ज़्यादा। तो जो किलोवाट बोलते हैं कि आपके यहाँ इतने किलोवाट कनेक्शन है फ्रेंड्स, तो यही वो चीज़ है फ्रेंड्स, किलोवाट घंटा। तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स किलोवाट हावर। तो यही जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी हमारे घर में जो भी बिजली आती है वो ऊर्जा ही होती है, तो उसी का मात्रक जो है वो ऊर्जा होता है। आई होप फ्रेंड्स आप इससे कनेक्ट करके समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। तो गतिज ऊर्जा का फ्रेंड्स सूत्र होता है K बराबर हाफ mv²। जहाँ पर जो ये m होता है ये होता है फ्रेंड्स द्रव्यमान, जहाँ पर जो v होता है वो होता है वेग, और फ्रेंड्स जो K होता है यानी कि गतिज ऊर्जा होता है, K से बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा हाफ mv², तो आप इसमें देखिए m भी आ रहा है, v भी आ रहा है। m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, यानी इन्हीं दोनों पर जो है वो गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि गतिज ऊर्जा का मात्रक बताइए। तो गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है फ्रेंड्स वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर या कह सकते हैं जूल होता है। तो आप जूल याद रखिए, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, और इसके साथ साथ गतिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। अगला प्रश्न है कि एक स्प्रिंग को लंबाई की दिशा में दबाने पर उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। तो फ्रेंड्स कोई भी स्प्रिंग अगर आप लंबाई की दिशा में दबाएंगे तो उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वो संचित होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि एक कार तथा एक बस जो है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो इसको जो है फ्रेंड्स हम करेंगे जो हमने ऊपर अभी फॉर्मूला पढ़ा K बराबर हाफ mv²। तो उसमें आपने फ्रेंड्स देखा था m द्रव्यमान और v वेग होता है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार है और एक बस है और दोनों की जो है वो चाल जो है वो 70 किलोमीटर है, मतलब चाल दोनों में समान है। तो बचा हमारा क्या फ्रेंड्स, द्रव्यमान यानी कि m। अब कह रहा है कि किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो ये गतिज ऊर्जा का ही फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स आप सिंपल सा स्वयं से सोचिए कि इतना ज़्यादा m होगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो फ्रेंड्स अब एक चीज़ आप खुद सोचिए कि एक कार है और एक बस है, तो इन दोनों में जो है किसका द्रव्यमान अधिक होगा। द्रव्यमान फ्रेंड्स क्या होता है m क्या होता है यानी कि भार। तो इन दोनों में जो है वो बस जाहिर सी बात है बड़ी होती है, इसलिए जो इसका भार होगा वो अधिक होगा। इसलिए अगर हम गतिज ऊर्जा वाले जो फॉर्मूला है उसमें इन दोनों का द्रव्यमान रखेंगे तो वहाँ से जो गतिज ऊर्जा निकलेगी वो जो है बस की ज़्यादा निकलेगी। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, जो बस की गतिज ऊर्जा है वो अधिक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि नीचे गिर रही गेंद में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो जब कोई गेंद नीचे की ओर गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला प्रश्न है कि आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण लिखिए, या फ्रेंड्स द्रव्यमान ऊर्जा तथा प्रकाश के पदों में संबंध व्यक्त करने वाला सूत्र लिखिए। तो फ्रेंड ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो सेम है, क्योंकि आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है वही जो है द्रव्यमान ऊर्जा तथा प्रकाश के संबंध को भी दर्शाता है। तो इनका सूत्र जो है काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स, E बराबर mc²। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि अश्व शक्ति जो है वो किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये है फ्रेंड्स सामर्थ्य का मात्रक। सामर्थ्य का मात्रक फ्रेंड्स वाट भी होता है और सामर्थ्य का मात्रक जो है वो अश्व शक्ति भी होता है, आपको दोनों याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल देने पर कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स ये 9 × 10⁻13 जूल जो है वो ऊर्जा हमें 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि 50 किलोग्राम भार के पिंड को उठाए गए एक व्यक्ति पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में चल रहा है, तो 1 किलोमीटर चलने में व्यक्ति द्वारा पिंड पर जो है वो कितना कार्य करना होगा। तो फ्रेंड्स पिंड पर जो कार्य होगा वो होगा 0। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड पर F बल लगाकर उसे बल की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए S दूरी विस्थापित किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य के लिए व्यंजक। तो फ्रेंड्स शुरुआत में ही हम इसी फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, W बराबर F/s cos थीटा। यहाँ पर जो थीटा है वो भी से रिलेटेड जो है हम ऊपर अभी आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला प्रश्न है कि सामर्थ्य बल तथा वेग में क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स सामर्थ्य बराबर होता है बल गुणे वेग।
जहाँ पर P बराबर F इंटू वी। P जो है वो सामर्थ्य को कहते हैं, बल जो है वो F यानी फोर्स को कहते हैं, और V जो है वो वेग को कहते हैं। अगला प्रश्न है आनत तल या झुका हुआ तल से क्या तात्पर्य है? तो किसी समतल तख्ते को क्षैतिज तल से किसी न्यून कोण पर झुका कर रखा जाए। फ्रेंड्स, न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि अगर कोई क्षैतिज तल दे रखा है और फ्रेंड्स हम किसी समतल तख्ते को, ये समतल तख्ता है, थोड़ा सा झुका कर रखें, तो झुका कर रखते हैं तो इसी तख्ते का जो तल होता है वो आनत तल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वेगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, किसी के आयाम यानी कि एफर्ट द्वारा चली गई दूरी, उसके साथ साथ तथा बोझ द्वारा चली गई दूरी, इन दोनों का जो रेशियो होता है फ्रेंड्स, उसी को वेगानुपात कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरल मशीनें कितने प्रकार की होती हैं? फ्रेंड्स, सरल मशीनें जो हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? उत्तोलक होता है, पेंच होता है, झुका तल होता है, घिरनी होता है, और पहिया और धुरी होता है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उठाए गए बोझ तथा लगाए गए बल की निष्पत्ति को ही यांत्रिक लाभ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पहिया से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स, पहिया जो है वो एक सरल मशीन है जिससे भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और ये गोल होता है। अगला प्रश्न है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो ये फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में की थी। अगला प्रश्न है कि डीएनए तथा आरएनए का फुल फॉर्म? तो फ्रेंड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्रेंड्स, ये बनी होती है सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की। अगला प्रश्न है कि टमाटर के छिलके का जो रंग है वो पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो फ्रेंड्स, टमाटर के छिलके में जो है वो हरित लवक जो है वो फल के पकने पर वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, इसी कारण जो टमाटर का रंग लाल होता है। सिंपल सा अगर कहें तो हरित लवक जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें फ्रेंड्स? वर्णी लवक में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स हरित लवक में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि हरित लवक तथा अवर्णी लवक में अंतर बताइए। फ्रेंड्स, हरित लवक में जो है वो हरा वर्णक क्लोरोफिल होता है और अवर्णी लवक में जो है कोई भी वर्णक नहीं होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स लवक आ गया है तो लवक के हम आपको टाइप भी बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है वर्णी लवक, दूसरा होता है अवर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। वर्णी लवक जो होता है फ्रेंड्स वो खाद्य पदार्थों का संचय करता है, यानी कि जो भोज्य खाद्य पदार्थ होते हैं उनका संचय करने का कार्य जो है वो वर्णी लवक करता है। अवर्णी लवक जो होता है वो फूल और जो बीज होते हैं उनको रंग प्रदान करता है। अवर्णी लवक जो है फ्रेंड्स वो फूलों और बीजों को रंग प्रदान करता है। और जो हरित लवक होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, आप सभी जानते हैं, और भोजन संश्लेषण का जो है वो वर्क करता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ कि ऊर्जा की विमुक्ति पादप कोशिका के किस अंगक द्वारा होती है? तो फ्रेंड्स, ऊर्जा की विमुक्ति पादप कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कि राइबोसोम का क्या कार्य है? तो राइबोसोम जो है वो फ्रेंड्स प्रोटीन संश्लेषण का वर्क करता है। और अगला भी क्वेश्चन फ्रेंड्स सेम यही है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण किस भाग की सहायता से होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स राइबोसोम की सहायता से। अगला प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स, एक है स्लीडन और दूसरे हैं स्वान। ये दोनों आपको नाम याद होने चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आने के चांसेस रहेंगे। और कहाँ के हैं ये भी जान लीजिए फ्रेंड्स। जो पहले हैं जर्मन के वनस्पति विज्ञान शास्त्री, इनका पूरा नाम है मैथियास स्लीडन। और दूसरे हैं जर्मन के ही, वो हैं प्राणी विज्ञान शास्त्री, जिनका पूरा नाम है थियोडोर स्वान। अगला प्रश्न है कि कोशिका में श्वसन क्रिया से मुक्त ऊर्जा का जो संचयन है वो किस पदार्थ में होता है? तो कोशिका में गतिज ऊर्जा का जो संचयन है वो एटीपी में होता है। एटीपी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न देखते हैं कि किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनमें सिस्टोलित पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है रबर तथा बरगद। ये फ्रेंड्स बर्गर नहीं है, ये बरगद है। रबर तथा जो बरगद है, इनकी जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें सिस्टोलित पाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स अनुलिपीकरण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, डीएनए से जो आरएनए का निर्माण होता है वो अनुलेखन या अनुलिपीकरण कहलाता है। इसी को फ्रेंड्स अनुलेखन भी कहते हैं। अगर अनुलेखन पूछ लिया जाए तो भी जो है डीएनए से आरएनए अणु का निर्माण ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अनुवादकरण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो अमीनो अम्ल होते हैं वो जब mRNA अणु से बने टेम्पलेट जो होते हैं
उनसे जुड़ते हैं। कौन फ्रेंड्स? जो अमीनो अम्ल होते हैं वो जब mRNA अणु से बने टेम्पलेट पर जुड़ते हैं तो उससे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है और इसी को जो है वो हम अनुवादकरण कहते हैं। अमीनो अम्लों के mRNA अणु से बने टेम्पलेट पर जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण होता है, इसी को फ्रेंड्स हम अनुवादकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण में टीआरएनए का योगदान क्या है? ऊपर जो है हमने पढ़ा था एमआरएनए, अब है टीआरएनए। तो फ्रेंड टीआरएनए जो है वो अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर स्थित टेम्पलेट पर पहुंचाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम कौन से अमीनो अम्लों के आनुवांशिक कोड का पता लगाया गया था? तो फ्रेंड सर्वप्रथम फिनाइल एलेनिन के आनुवांशिक कोड UUU का पता लगाया गया था। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप डायरेक्ट UUU भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड्स कार्नबर्ग एवं साथियों ने जो है 1957 में इसका कृत्रिम संश्लेषण किया था। अगला प्रश्न है कि आरएनए में थाइमीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजनी बेस होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स यूरेसिल। अगला प्रश्न है ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक यानी फ्रेंड्स जो टिश्यूज होते हैं वो कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसकी जो उत्पत्ति है, संरचना है, उसके साथ साथ जो कार्य है, ये तीनों ही समान होते हैं। उसी को जो है फ्रेंड्स हम ऊतक कहते हैं, जिनकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य तीनों समान होते हैं। अगला प्रश्न है कि जटिल ऊतक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक, तो आपस में जब वो मिलकर एक ही कार्य संपन्न करती हैं। आप अगर देखिए जटिल मतलब ही होता है कोई कठिन काम या कोई बड़ा काम, तो जब दो या दो से अधिक लोग मिलेंगे तभी वो काम कर पाएंगे। तो जब दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर एक ही कार्य संपन्न करती हैं तो उसे जटिल ऊतक कहते हैं। एग्जाम्पल है फ्रेंड्स जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए इन दोनों का वर्क क्या होता है। तो अगर आप देखिए फ्रेंड्स जो जाइलम है इसमें कहीं ना कहीं जल आ रहा है, तो जल का जो वितरण होता है उसका काम जो है वो जाइलम ऊतक का होता है। अब देखिए फ्रेंड्स फ्लोएम में फल आ रहा है, तो फल यानी कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका जो वितरण का कार्य होता है वो फ्लोएम ऊतक का होता है। आई होप आपको समझ में और साथ में याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि पौधों में विभज्योतक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो बात करें अगर फ्रेंड्स विभज्योतक की, तो ये जो है वो पादप ऊतकों के समूहों के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पादप ऊतकों के दो समूहों के नाम लिखिए तो उसमें एक आप विभज्योतक लिख सकते हैं, इसके अलावा जो है आप एक स्थायी ऊतक भी लिख सकते हैं। तो ये पादप ऊतकों के अंतर्गत आता है। इसकी फ्रेंड जो सबसे मुख्य विशेषता है वो ये है कि इसमें जो है विभाजन की क्षमता होती है। अब देख लेते हैं इसमें ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये फ्रेंड जो है वो पौधों के वर्धी क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे फ्रेंड जड़ तथा तने के शीर्ष पर, पर्व संधियों पर तथा जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य पार्श्वीय स्थिति में। अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स फ्लोएम के पौधे की उपयोगिता लिखिए। तो फ्रेंड्स अभी हमने आपको फ्लोएम में बताया था, फ्लोएम मतलब फल, यानी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका वितरण करने का जो कार्य होता है वो फ्लोएम ऊतक का होता है। यानी कि जो फ्लोएम है वो पत्तियों में जो भोजन का निर्माण होता है उसको पौधों में वितरण करते हैं, यानी कि पौधों में बांट देते हैं। अगला है फ्रेंड्स जाइलम। जाइलम भी हमने आपको बताया कि जाइलम मतलब जल। ये फ्रेंड्स ये फल और जल जो है इसी से आ रहा है कि मतलब इसमें फा और ला दो के दोनों लिखा है, इसी प्रकार इसमें जा और ला दोनों लिखा है। तो फ्रेंड्स जो जाइलम मतलब जल, और जल जो है उसका जो वितरण का कार्य होता है वो जाइलम ऊतक का होता है। तो जाइलम जो है वो जड़ तथा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों का पौधों में वितरण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंडरा तथा स्नायु में फ्रेंड्स एक अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये कंडरा क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो भी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं उसे जो है फ्रेंड्स कंडरा के नाम से जाना जाता है, इसे इंग्लिश में टेंडन भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें अगर कंडरा की, तो ये असंकुचनशील श्वेत कोलेजन तंतुओं से बना होता है। बात करें अगर स्नायु की, तो ये संकुचनशील पीले लचीले तंतुओं से बना होता है। तो ये जो है फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है कि हृदय पेशी का कोई विशिष्ट कार्य लिखिए। तो फ्रेंड्स हृदय पेशियाँ जो होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, मतलब बिना इच्छा के हमारे चलती हैं, और ये जो है जीवन पर्यंत एक निश्चित लय से जो है वो सिकुड़ती और फैलती रहती हैं।
इसी के फलस्वरूप जो हमारा हृदय है वो शरीर में जो रक्त होता है उसको पंप करने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स सिंपल सा जो उदाहरण है वो हृदय पेशी का है। जो हृदय जो है वो रक्त करता है या पंपिंग का कार्य करता है, वो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला है कि न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ उपस्थित होता है। न्यूरॉन में केंद्रक जो है वो कोशिका काय यानी कि साइटोन में उपस्थित होता है। अगला है कि पादप ऊतकों के दो मुख्य समूहों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स पहला है विभज्योतक और दूसरा है स्थायी ऊतक। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स हमने उसमें आपको बताया भी। अगला है फ्रेंड्स कि विभज्योतक कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या है। ये भी फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि इसकी मुख्य विशेषता जो होती है विभाजन की क्षमता इसमें होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के। एक होता है फ्रेंड्स सरल, दूसरा होता है जटिल और तीसरा है विशिष्ट ऊतक। अगला है फ्रेंड्स कि प्राणियों के शरीर में पाए जाने वाली जो पेशीय ऊतक होते हैं उनके नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स है अरेखित, रेखित तथा हृदय पेशी। थोड़ा सा फ्रेंड्स पेशियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो पेशियां जो होती हैं फ्रेंड्स, जो हमारा संपूर्ण शरीर होता है उसका जो 40% भाग होता है वो पेशियों का ही बना होता है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में टोटल पेशियों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है फ्रेंड्स 639 यानी कि 639। और अगर फ्रेंड्स पूछा जाए कि सर्वाधिक पेशियां किस भाग में होती हैं, तो फ्रेंड्स सर्वाधिक पेशियां जो होती हैं वो होती हैं पीठ में, और उसमें होती हैं टोटल 180 पेशियां। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए इस रेखित पेशी की, तो इसमें जो होती हैं फ्रेंड्स 400 पेशियां आती हैं, यानी कि टोटल 639 में जो है वो 400 पेशियां जो हैं वो रेखित पेशियों में ही आ जाती हैं। चलिए अब फ्रेंड्स देखते हैं अगला प्रश्न कि जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स जो तंत्रिका कोशिका है यही जो है वो जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका के रूप में जानी जाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिका की अगर डेफिनेशन भी आगे लिखने को, तो ये भी आप जान लीजिए कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई को ही फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिका कहते हैं। एक बार फ्रेंड्स फिर से रिपीट कर रहे हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक जो इकाई होती है फ्रेंड्स उसी को जो है तंत्रिका कोशिका कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि तरल संयोजी ऊतक की क्या विशेषता होती है। तरल संयोजी ऊतक का एक उदाहरण भी लिखिए। तरल संयोजी ऊतक के मैट्रिक्स में जो है वो श्वेत कोलेजन तथा पीले लचीले तंतुएं नहीं पाए जाते। जो फ्रेंड्स हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कंडरा तथा स्नायु में। कंडरा में हमने पढ़ा था कि उसमें असंकुचनशील श्वेत कोलेजन तंतुओं से बना होता है, स्नायु में हमने पढ़ा था कि संकुचनशील पीले तंतुओं से बना होता है। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो इन तरल संयोजी ऊतक में जो है वो नहीं पाई जाती हैं। तो यही जो है फ्रेंड्स तरल संयोजी ऊतक की विशेषता भी है। एग्जाम्पल भी फ्रेंड्स या उदाहरण भी है जैसे कि रक्त और लसिका। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि शीर्षस्थ विभज्योतक कितने क्षेत्रों में विभाजित होता है। तो ये फ्रेंड्स हिस्टोजन सिद्धांत के आधार पर जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो डर्मेटोजन, पेरिब्लेम तथा प्लीरोम क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कि परजीवी जो होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये परजीवी कौन होते हैं। तो फ्रेंड्स जो जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं वो परजीवी कहलाते हैं। नाम में ही फ्रेंड्स है पर और जीवी। पर मतलब दूसरों पर आश्रित और जीवी मतलब जो जीव जंतु हैं। तो फ्रेंड्स इनमें लिखा है कि अपना भोजन ये किससे प्राप्त करते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स अपना भोजन जीवित जंतु या पादप से जो है वो ग्रहण करते हैं और जिसे पोषक कहते हैं। अगला है फ्रेंड्स कि अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण जो है वो किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव जंतुओं में आता है। ये जो है फ्रेंड्स शरीर सतह से कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। अगला है फ्रेंड्स कि अंतः कोशिकीय पाचन से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये सब जो जंतु होते हैं उनमें भोजन का जो पाचन होता है वो खाद्य रिक्तिकाओं में होता है। इसे ही फ्रेंड्स हम अंतः कोशिकीय पाचन कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जठर ग्रंथियां जो हैं वो किस भाग में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स जो हमारे स्टमक में जो पाचन का कार्य होता है वो जठर रस के फलस्वरूप होता है और जो जठर रस जो स्रावित होता है वो इन जठर ग्रंथियों के कारण ही होता है। तो ये जो पाई जाती हैं वो आहार नाल के अमाशय और अमाशय को ही फ्रेंड्स हम स्टमक कहते हैं।
तो आहार नाल के आमाशय में जो है ये पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि पाचन के पश्चात जो प्रोटीन से क्या बनता है, यानी कि जब पाचन हो जाता है तो जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स अमीनो अम्ल में, यानी कि अमीनो एसिड में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि रसांकुर आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है और इसका क्या कार्य है, तो ये फ्रेंड्स रसांकुर जो है वो क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। और ये क्षुद्रांत जो है फ्रेंड्स हम फिगर भी आपको दिखा चुके हैं, जो हमने आपका सेट सॉल्व कराया था, या तो 2015 या 16 वाले में से किसी में हमने आपको ये इसका फिगर भी दिखाया था। अगर नहीं देखा है आपने तो उसको ज़रूर देखिए। कार्य क्या होता है फ्रेंड्स इसका, कि ये पचे भोज्य पदार्थों के अवशोषण में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन पाचक दो एंजाइम के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स एक है पेप्सिन, ये फ्रेंड्स पेप्टिन नहीं है, यहाँ पे सा होगा। एक है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है काइमोट्रिप्सिन और है इरेप्सिन। तो ये सब जो हैं वो प्रोटीन पाचक एंजाइम के नाम से जाने जाते हैं। इनमें फ्रेंड्स कोई जो है आप दो लिख सकते हैं, इसमें 4 दिए हैं, आप इनमें से कोई भी दो याद रख सकते हैं। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एटीपी का पूरा नाम बताइए। तो फ्रेंड्स हमने अभी आपको बताया भी था, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला प्रश्न है कि मत्स्य तथा सरीसृपों में श्वसन जो है वो किस अंग द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स जो मत्स्य यानी जो मछली होती हैं उनमें जो है वो गिल्स द्वारा होता है। गिल्स तो आपने ज़रूर सुना होगा, और पर हिंदी में गिल्स को कहते हैं फ्रेंड्स क्लोम। ये आपने नहीं सुना होगा तो इसको जान लीजिए कि मछलियों में जो है वो जो श्वसन होता है वो क्लोम यानी कि गिल्स द्वारा होता है। और बात करें अगर फ्रेंड्स सरीसृपों में, तो इनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों यानी कि लंग्स द्वारा होता है, जिनमें श्वसन जो है वो मानव शरीर में होता है। तो मानव शरीर की तरह ही सरीसृपों में भी जो है श्वसन कार्य होता है वो फेफड़ों के माध्यम से ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस अंग में होता है। तो कोशिकीय श्वसन जो है फ्रेंड्स वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ग्लाइकोलिसिस को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ग्लाइकोलिसिस है ये फ्रेंड्स श्वसन की प्रथम अवस्था होती है जो कोशिका द्रव में होती है। अब पूछा है क्वेश्चन में कि इसका अंतिम उत्पाद क्या है, तो ये है फ्रेंड्स पायरुविक अम्ल, NAD.2H तथा ATP। इसके अलावा फ्रेंड्स ग्लाइकोलिसिस तथा पायरुविक अम्ल से रिलेटेड जो है एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जान लीजिए कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि ग्लूकोज के अनॉक्सी श्वसन से बनने वाले रसायन का नाम लिखिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में लिखा है अनॉक्सी श्वसन, इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स अनॉक्सी श्वसन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो फ्रेंड्स हमने समझ लिया। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं अनॉक्सी श्वसन जो है वो 2 चीज़ों में होती है। मतलब फ्रेंड्स कि पौधों में अनॉक्सी श्वसन होता है, इसके साथ साथ जो है वो जंतुओं में भी जो है वो अनॉक्सी श्वसन होता है। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए पौधों में, तो हमें यही लिखना है कि जो पौधों में अनॉक्सी श्वसन होता है तो उसमें एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रसायन उत्पन्न होते हैं। पर अगर फ्रेंड्स पूछा जाए जंतुओं के बारे में, तो फ्रेंड्स जंतुओं में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पन्न होता है, उसके साथ साथ जो है वो लैक्टिक अम्ल भी उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स जंतुओं में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल उत्पन्न होता है, जबकि पौधों की बात करें तो उसमें जो है एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अनॉक्सी श्वसन में उत्पन्न होता है। एक चीज़ हो सकता है फ्रेंड्स आपके मन में आए कि जो जंतुओं में जो है अनॉक्सी श्वसन यानी कि बिना ऑक्सीजन के क्या श्वसन संभव है। तो फ्रेंड्स मनुष्य या उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनमें जब मांसपेशियां जो हैं वो थक जाती हैं, तब जो है फ्रेंड्स उनमें अनॉक्सी श्वसन होता है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पल्मोनरी धमनी में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो पल्मोनरी धमनी में फ्रेंड्स अशुद्ध रक्त बहता है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए आपसे शुद्ध रक्त किस में बहता है, तो वो फ्रेंड्स बहता है पल्मोनरी सिरा में। अब फ्रेंड्स आप इसी सिरा से जो है आप शुद्ध जो रक्त बहता है उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिरा जो है कहीं ना कहीं आपके सर से मिलता जुलता लग रहा है। तो आप सोच सकते हैं इससे कि यानी कि जो सर यानी कि जो आप अपने दिमाग से कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमेशा जो है करेक्ट होता है, या कह सकते हैं वो हमेशा शुद्ध होता है। तो इसलिए जो है पल्मोनरी सिरा में
जो भी रक्त बहता है वो हमेशा जो है वो सही होता है, या कह सकते हैं शुद्ध होता है। उसी से आप याद रख सकते हैं, सर से जोड़ के या बुद्धि से किया गया कार्य हमेशा सही होता है। और फ्रेंड्स बात करें पल्मोनरी धमनी की, तो इसमें जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स की रक्त परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की तरल संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण लिखिए। तो फ्रेंड्स पहला है रक्त और दूसरा है लसिका। और तरल संयोजी ऊतक के बारे में फ्रेंड्स हम इससे पहले जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है? तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो पल्मोनरी सिरा है इसमें जो है वो शुद्ध रक्त बहता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स प्लाज्मा में जो है जल की मात्रा लगभग 90% तक होती है। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे जो हैं वो किस वातावरण को शुद्ध करते हैं? तो फ्रेंड्स हरे पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके जो ऑक्सीजन होती है उसको मुक्त करते हैं, जिससे वातावरण जो है वो शुद्ध होता है। ये चीज़ तो लगभग सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में जो मुक्त ऑक्सीजन होता है वो कहाँ से आती है? तो फ्रेंड्स वो आती है जल से, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल से जो है वो ऑक्सीजन क्रिया मुक्त होती है। इसी से रिलेटेड देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन भी है कि तालाब में जहाँ जलीय पौधे अधिक होते हैं धूप में वहाँ पर बुलबुले उठते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स वो इसीलिए होता है, हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जल से जो है वो ऑक्सीजन निकल रही है, तो वही जो ऑक्सीजन निकल रही है वो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है। तो यही है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो मुक्त ऑक्सीजन है वो बुलबुलों के रूप में जो है वो हमें दिखाई देती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल का जो विघटन होता है और ऑक्सीजन जो है वो मुक्त होती है, ये किसने पता लगाया था? तो ये पता लगाया था फ्रेंड्स हिल एवं स्कैरिसबर्ग ने। और कब लगाया था? 1940 में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि ज्ञानांग पोटोमीटर जो है वो किस काम आता है? तो फ्रेंड्स ये जो है वो वाष्पो उत्सर्जन की दर ज्ञात करने के काम में आता है, यानी कि जो भी वाष्प ऊपर उठ रही है वो उत्सर्जित हो रही है वो किस दर से जो हो रही है इसके काम में ये आता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि रंध्रों का जो है खुलना तथा बंद होना है वो किस बात पर निर्भर करता है? तो फ्रेंड्स ये जो है रक्षक कोशिकाओं की स्फीत तथा सलत दशा पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वाष्पोत्सर्जन के प्रकार लिखिए। तो पहला प्रकार है फ्रेंड्स रंध्रीय, दूसरा है उपत्वचीय और तीसरा है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। 99 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बरसात के दिनों में वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? जब सिंपल सी चीज़ है कि फ्रेंड्स जब बरसात का जब दिन होगा तो जो वायुमंडल की जो आर्द्रता है यानी कि जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वाष्पोत्सर्जन की जो दर होगी वो कम हो जाएगी। और फ्रेंड्स 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि जाइलम की विभिन्न कोशिकाओं के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स जाइलम का जो निर्माण है वो वाहिकाओं, काष्ठ मृदुतक तथा काष्ठ रेशों से होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अगले पार्ट में जो है फ्रेंड्स हम बाकी बचे यानी कि 135 जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के पार्ट में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ बगल में फ्रेंड नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।